ठीक है, चलो 16 तक हो गया था ना अपना। ओके, कम टू पेज 102, क्वेश्चन नंबर है 17, 17। क्वेश्चन 17, पेज नंबर 102। चलो, ये 3-4 क्वेश्चन है जो इजी है, हाँ, उसके बाद में थोड़ा सा चेंज होएगा बस। चलो आ जाओ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय, ध्यान दो, चलो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज, मेरा काम तुम मत करो, हाँ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय डीपीएस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2013, ठीक है। नाउ वॉट एवर क्वेश्चन आर लेफ्ट, दे आर लेफ्ट रिगार्डिंग ऑपरेटिंग साइकिल। याद है तुम लोग ऑपरेटिंग साइकिल? ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल में हम लोग करते क्या है, वी विल स्टार्ट विद द होल्डिंग पीरियड्स, ठीक है। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो भी माइनस करेंगे, ठीक है। ये सबको करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है ना, हमें दे दिया है रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, ठीक है। ये सबसे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। मतलब क्या क्या करना पड़ेगा, 55 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 45। तो पहले ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल आएगा, उसमें से क्या माइनस करोगे, 60 डेज, ठीक है। दैट इज क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, विल बी एबल टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। समझा क्या करना है? ठीक है। फिर बोला है यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। तो जो भी तुम्हारा एक ऑपरेटिंग साइकिल अगर सपोज आता है 80 डेज का, तो 80 का मतलब क्या होएगा मालूम है? 80 का मतलब है कि योर मनी विल बी ब्लॉक्ड फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 80 डेज। अभी ऐसा 360 डेज है पूरे ईयर में, सो इट विल बी ब्लॉक्ड। मतलब ये ऐसा, ये सेम प्रोसेस कितनी बार होगा पूरे साल में, तो उसके लिए तुमको लेना पड़ेगा 360 डिवाइडेड बाय वॉट एवर इज आंसर, उतना नंबर ऑफ टाइम्स विल बी कॉल्ड एज नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट कंफर्टेबल है, ठीक है। चलो राइट डाउन। फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ, नहीं 80 तो मैंने ऐसे ही फेंका था, आंसर भी 80 है, ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाई 80 करना पड़ेगा, 4.5 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4.5 टाइम्स, ठीक है। चलो राइट डाउन। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अभी इसमें ना सब पूरा ऐसा प्रेजेंट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ये कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है। उसको अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लाइन में लिखो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, फिर नेक्स्ट लाइन, हाँ उसके अंदर तुमको लिखना पड़ेगा रॉ मटेरियल्स स्टोरेज पीरियड 55 डेज ऐड करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, ये है 18 डेज। फिर वापस ऐड होएगा फिनिश गुड्स का
स्टोरेज पीरियड मतलब होल्डिंग पीरियड है, ये कितना डेज है 22 डेज। फिर इधर ऐड करना पड़ेगा डेटर्स का कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड आएगा कितना 45 डेज। पहले इसका एक टोटल लेके आने का 140 डेज। ये 140 डेज के सामने लिखने का ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। फिर इसमें से माइनस कर देने का क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड। सो क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड कितना है 60 डेज। फिर जो आएगा दैट इज 80 डेज। ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर है। नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। चलो ये हो गया फर्स्ट प्रेजेंटेशन। सेकंड, अभी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। तो हेडिंग दे दो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। So number of operating cycles is equal to क्वेश्चन में बोला है 360 डेज लेना है, ठीक है। देखो छुपा हुआ है उधर, 1 ईयर इज इक्वल टू 360 डेज। दिस विल बी डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। पहले फॉर्मूला लिखने का इजी क्वेश्चन है बेटा। हाँ चलो दिस विल बी 360 डिवाइडेड बाय 80। 4.5 टाइम्स। क्या चॉकलेट क्या कौन नहीं बांट रहा है, क्यों? लेक्चर के एंड तक नहीं बांटा ना तो लूट डालना उसको तुम लोग। हाँ लूट डालना। चलो अभी थर्ड कैलकुलेशन है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी ऑन अ कैश कॉस्ट बेसिस, ठीक है। सो हेडिंग दो कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन व्हाट यू नो ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। मैं एक पहले फॉर्मूला दे रहा हूँ, ठीक है, फिर वो फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे होता है वो, ठीक है। सो यहाँ पे पहले तुमको लिखना है नेट वर्किंग कैपिटल ब्रैकेट में इधर लिख रहा हूँ कैश कॉस्ट बेसिस। देखो उसके लिए ना अपने को चाहिए एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो क्वेश्चन में ना दिया हुआ है, देखो व्हाट इज एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, वी आर हैविंग 21 lakhs, ठीक है। उसके अंदर बोला है कि 2,10,000 का डेप्रीशिएशन है। सो व्हाट विल बी कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट 18 lakhs, कितना आएगा 90,000, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको लेना है
एनुअल कैश कौन है अभी वो? उसको भी अपन समोसा समोसा बोलेंगे बांटने का, चॉकलेट तो ऑलरेडी है तो उसको समोसा बांटना पड़ेगा और ना। बस अभी तुम किसी का राह देखो तो अपन कोल्ड ड्रिंक भी ऐड कर देंगे ना इसमें, ऐसा बोलो। चलो, एनुअल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। आज है ना, जरा भी हैंड राइटिंग को मत देखना, खाली सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एनुअल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। सो व्हाट इज द एनुअल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट? 18,90,000. दिस विल बी डिवाइडेड बाय 4.5. कितना आएगा? 4,20,000. सो दिस इज 4,20,000. मतलब इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्किंग कैपिटल बाय यूजिंग ऑपरेटिंग साइकिल, बाय यूजिंग व्हाट? ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। सो दिस इज 4,20,000. दिस विल बी योर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अभी ये क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ नहीं, ये एक सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। देखो 18,90,000 जो है ना, 18,90,000, दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 360 डेज. दिस अ रिक्वायरमेंट हाउ मेनी डेज? 360 डेज, पूरे साल का रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन अपने को जो पैसा ब्लॉक करना है, इट इज टू बी ब्लॉक्ड ओनली फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर 80 डेज. तो 80 डेज का रिक्वायरमेंट कितना रहेगा, ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। सपोज अगर तुमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिखा, सो यू विल बी राइटिंग 18,90,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 360. इस तरीके से लिखोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फिर अगर हमने 80 360, ठीक है, सो दिस विल बी लेफ्ट एज व्हाट, 4.5, ठीक है। तो इट इज 18,90,000 डिवाइडेड बाय हाउ मच? डिवाइडेड बाय 4.5. एंड व्हाट इज 4.5? 4.5 इज नथिंग बट इट इज अ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर. हेलो, समझा क्या किया ये? अरे हाँ के ना तो बोलो। हाँ ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखना है तो लिख लो ये. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नेट वर्किंग कैपिटल फ्रॉम द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, और एक रिक्वायरमेंट है. ये हो गया. कौन है? मिल गया कोल्ड ड्रिंक वाला? किसका बर्थडे? चलो फोर्थ. अभी देखो फोर्थ वाले में क्या बोला है. द कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन इट्स प्रोडक्ट एंड देर इज वर्चुअली नो कॉम्पिटिटर इन द मार्केट. Based on market research, it is planning to discontinue the sales on credit and deliver the products based on what? Based on prepayments. Thereby, it can reduce its working capital requirements substantially. What would be the reduction in the working capital requirement due to such decision? ठीक है, मतलब देखो क्या हो रहा है मालूम है. ये लोग बोल रहे हैं कि कंपनी है ना मार्केट लीडर है and they are not planning to sell the goods on what basis? On credit basis. ठीक है, तो क्या होगा मालूम है, यहाँ पे जो फर्स्ट कैलकुलेशन किया है ना हम लोग ने, उसमें से क्या निकल जाएगा मालूम है? डेटर्स कलेक्शन पीरियड, ये तुम्हारा निकल जाएगा, राइट. अगर वो निकल जाएगा तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड चेंज हो जाएगा. नाउ इफ इट इज 80 डेज देन इट विल बी 80 माइनस 45. कितने डेज का हो जाएगा? 35. सो क्या ये वाला कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा तुम्हारा? यस. So this will come to how many days now? 35 days.
अगर ये 35 चेंज हो गया तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स भी चेंज हो जाएगा. सो नाउ इट विल बी 360 डिवाइडेड बाय 35. सो 360 डिवाइडेड बाय 35 करोगे तो 10.29. So this will become now 10.29 times. ठीक है. अगर ये 10.29 टाइम्स हो गया तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगा. So it will be 18,90,000 divided by 10.29. So what will be the new requirement of the working capital? 180. एक मिनट तुम लोग खाली डिवाइड करके करो. हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, थोड़ा राउंड ऑफ का डिफरेंस आएगा. हमने वो 10.29 कर दिया है ना उसको, तो राउंड ऑफ का डिफरेंस है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करना. तो यू डायरेक्टली डिवाइडेड बाय व्हाट 10.29. तो कितना आ रहा है? 1,83,670. 73 है. हाँ ठीक है, 3 रुपया ले लो. 1,83,673. So is there a reduction in the working capital because of this? Yes. So what is the reduction? ये दोनों का difference is a reduction in what in the working capital. ठीक है. तो ये अपने को 4th पॉइंट में कैलकुलेट करना था. ठीक है. Now how to present it? Write down. देखो ये लोग फॉर्मूला यूज करते हैं. मैंने फॉर्मूला का लॉजिक दिया है कि इट इज अ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. लेकिन जब भी वो लोग बोलेंगे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करो, दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू राइट द फॉर्मूला. ठीक है. अभी जब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो हमने ऊपर 10.29 कर दिया ना, मतलब हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा आंसर में, और कुछ नहीं है. ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करो, फॉर्मूला ही लिखो. एंड जो भी फॉर्मूला के अंदर जो भी आता है तुम्हारा राउंड ऑफ अपने आप एडजस्ट हो जाएगा. चलो राइट डाउन. Calculation of reduction in working capital. 4th वाले का हेडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल. अभी ये जो 4th वाला जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें किधर भी फॉर्मूला नहीं लिखेंगे. हमने ऑलरेडी एक बार सारे फॉर्मूलाज लिख लिए हैं. ठीक है. सो वापस से फॉर्मूला लिख के टाइम पास मत करना. 5 मार्क का ही क्वेश्चन है ये खाली. ठीक है. ओके. देन उसके अंदर लिखो ए. 4th के अंदर लिखो ए. Net operating cycle period is equal to 80 minus 45, which is equal to 35 days. ये क्या बोला, समझा क्या ये? हाँ, तो 80 माइनस क्या हो जाएगा अभी? 45. क्योंकि 45 निकल जाएगा. सो 80 माइनस 45 इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज नाउ? 35 डेज. ठीक है. फिर लिखो बी. नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इज इक्वल टू number of operating cycles is equal to 360 divided by 35, which is equal to 10.29 times. फिर लिखो नेट वर्किंग कैपिटल ब्रैकेट में कैश कॉस्ट बेसिस इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल ब्रैकेट में लिखो कैश कॉस्ट बेसिस इज इक्वल टू 18,90,000 डिवाइडेड बाय 10.29. So this will be equal to 1,83,673. D लिखो. Therefore reduction in working capital is equal to D. Reduction in working capital is equal to 4,20,000 minus 1,83,673 is equal to जो भी आंसर आता है वो लिख दो. Now see, first we will solve question number 20. फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19. ठीक है. सो 20 और 19 सेम टाइप का है. फिर क्वेश्चन 21 एंड 22 इज ऑफ द सेम टाइप. फिर क्वेश्चन 23 पूरा अलग है. ठीक है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. अभी ये क्वेश्चन में दो चीज का कैलकुलेशन है. फर्स्ट इज नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड सेकेंड इज नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर. मतलब क्या कैलकुलेट नहीं करना है इसके अंदर?
वर्किंग कैपिटल, तो दो ही चीजें खाली है, ठीक है। नाउ वी आर गिवन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या दिया हुआ है, आर एम सी। तो आर एम सी का जो अमाउंट है दैट इज व्हाट यू नो, दैट इज 6 lakhs। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन टू अस, ठीक है। देन वी आर गिवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद दिया हुआ है एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, मतलब एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देन वी आर गिवन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑफ आएगा बीच में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट इन ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 8 lakhs। देन वी आर गिवन एवरेज फिनिश गुड्स स्टॉक हेल्ड, मतलब एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर हमें यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटर्स ये कैलकुलेट करके दे दिया है, एंड एवरेज क्रेडिट पीरियड अवेल्ड, मतलब तुम्हारा क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड ये भी दे दिया है, एंड देन वी आर गिवन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में ना रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड दे दिया था, वर्क इन प्रोग्रेस का कन्वर्जन पीरियड दे दिया था, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड दे दिया था, मतलब एवरीथिंग वाज गिवन, ठीक है। अब इसके अंदर है ना तुम्हें डेज में खाली डेटर्स का कलेक्शन पीरियड दिया है और क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड दिया है, ठीक है। नाउ बिकॉज वी आर हैविंग एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मींस यहाँ पे हम लोग जो है रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड भी कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। फिर दूसरा तुम्हारे पास है एवरेज स्टॉक ऑफ व्हाट यू नो वर्क इन प्रोग्रेस, मींस यू कैन कैलकुलेट वर्क इन प्रोग्रेस का कन्वर्जन पीरियड, एंड यू आर आल्सो हैविंग व्हाट यू नो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मींस वी कैन कैलकुलेट द व्हाट यू नो कैलकुलेट द फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। तो तीन यहाँ पे जो है पीरियड्स अपने को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कौन सा तीन पीरियड आएगा, फर्स्ट विल बी रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, सेकेंड विल बी वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, थर्ड विल बी फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। बाकी का दो जो है वो अपने को दे दिया है, ठीक है। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट द रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड, देखो हम लोग ने रेशियो में इसका फॉर्मूला भी किया हुआ है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला से सपोज अगर अपने को करना है तो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो हम जो वर्किंग कैपिटल में कर रहे थे ना वो सेम फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो राइट डाउन, फर्स्ट विल बी कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो RMHP, मतलब आगे तुम्हें अगर RMHP यूज करना है तो यूज कर सकते हो। देखो हम लोग वर्किंग कैपिटल में क्या करते थे, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू RMC डिवाइडेड बाय 12 इंटू, अच्छा इसमें डेज दिया है कि अपने को डेज दे लो, डेज दे लो, डिवाइडेड बाय 360 इंटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। अब इसमें से क्या मिसिंग है मालूम है तुमको, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड मिसिंग है, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो दे दिया अपने को 50,000 इज इक्वल टू RMC इज ऑल्सो गिवन टू अस डिवाइडेड बाय 360 इंटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। इसको सॉल्व करो, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड मिल जाएगा 30 डेज, 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज दिया है ना बेटा आपने 50,000, यानी पूरे साल में या एंड में जो भी स्टॉक रहता है वो एवरेज ही होता है हमेशा। हाँ, और अगर एवरेज मतलब हम लोग ने जितने भी कैलकुलेशन किए ना वो सारे एवरेज ही है। हाँ, मतलब यहाँ पे एवरेज नहीं भी दिया रहेगा, क्लोजिंग दिया रहेगा, क्लोजिंग इज एवरेज। कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड, WIPCP,
स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू, अभी है ना क्या करने का ऑनमें, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से लेना पड़ेगा, किसके हिसाब से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो दिस विल बी COP डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड. देखो नॉर्मली हम लोग लेते हैं COP ऑफ WIP, ठीक है, तो ये COP ऑफ WIP ये टाइप के क्वेश्चंस में नहीं दिया रहेगा, डायरेक्टली क्या दिया रहेगा अपने को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से लेने का. व्हाट इज अ स्टॉक ऑफ WIP वी आर हैविंग 30,000, COP कितना है 5 lakhs डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड. So work in process conversion period is 21.6, 22 days. डेज को हमेशा हायर साइड पे राउंड ऑफ करना, ठीक है. चलो देन थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ फिनिश गुड स्टोरेज या होल्डिंग पीरियड. अभी फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे करेंगे. सो यहां पे आएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू COGS divided by 360 into finished goods holding period. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ अपने को 40,000, COGS है 8 lakhs डिवाइडेड बाय 360 into finished goods holding period. चलो फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड इज हाउ मेनी डेज, 18 days. चलो अभी पूरा मसाला रेडी हो गया है. अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, और उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, ठीक है. तो उसका जो हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन किया था सेम वैसा प्रेजेंटेशन करके कैलकुलेशन करो. net operating cycle period and number of operating cycles. इजी है ना. हाँ लेकिन ऐसा मत करना. हाँ कीप इट सेफ. वो एग्जाम में कौन पेपर चेक कर रहा है उसका क्या हुआ रहेगा वो दिन में. थर्टी 85 days. थ्री 360 है, 360 डेज. उसने 365 लिया रहेगा इसके लिए.
75 नहीं यार, 85 डेज है एंड 4.24 टाइम्स है. ये समझाना इजी है ना ये. अभी इसमें थोड़ा और कैलकुलेशन आएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 पे और कैलकुलेशन आएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 वैसे. चलो हो गया. क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ. 19th क्वेश्चन. चलो मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान दो. Following information is forecasted by CS Limited for the year ending 31st March 2010. हमें इंफॉर्मेशन दिया है 1st April 2009 का एंड 31st March 2010 का. तो जो 1st April 2009 का जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब ओपनिंग इंफॉर्मेशन है एंड 31st March 2010 का जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब है क्लोजिंग. तो क्यों ओपनिंग क्लोजिंग क्यों दिया हुआ रहेगा? सो वी मीन्स यू विल हैव टू कैलकुलेट दी व्हाट, यू नो, कैलकुलेट दी एवरेज. ठीक है. सो रॉ मटेरियल का एवरेज स्टॉक निकलेगा, वर्क इन प्रोग्रेस का निकलेगा, फिनिश गुड्स का निकलेगा, डेटर्स का भी एवरेज आएगा और क्रेडिटर्स का भी एवरेज आएगा. देन वी आर गिवन एनुअल परचेजेस, अंडरलाइन करो परचेजेस दिया हुआ है. तो जब भी रॉ मटेरियल, हाँ, तो वो अपने को क्रेडिटर्स के लिए परचेज काम आएगा. लेकिन जब भी हम रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड निकालेंगे तो हम परचेज के हिसाब से निकालेंगे कि कंज्यूम्ड के हिसाब से? कंज्यूम. सो हाउ यू विल कैलकुलेट आरएमसी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. चलो होशियार हो गए तुम लोग. देन वी आर हैविंग एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्या दिया हुआ अपने को? एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये WIP के लिए काम आएगा. देन वी आर गिवन एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये आएगा फिनिश गुड्स के लिए. देन वी आर गिवन एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट. ठीक है, मतलब पूरे साल का 9,50,000 का कॉस्ट अपने को इतना कैश का रिक्वायरमेंट है. ठीक है. देन एनुअल सेल्स, ऑल द सेल्स आर ऑन व्हाट, इन ऑन क्रेडिट. ठीक है. देखो जब भी है ना, हमें डेटर्स का कलेक्शन पीरियड का कैलकुलेशन जब भी हमें करना रहेगा ना, तो हमें सेल्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्सल क्वेश्चंस में वो लोग किसके ऊपर ये करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं? सेल्स के ऊपर. लेकिन जब भी हम एक्चुअली में डेटर्स का कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मल वर्किंग कैपिटल में, तो हम सेल्स पे करते हैं कि कॉस्ट पे करते हैं? कॉस्ट. ठीक है. लेकिन जब भी हमें कैलकुलेट करने का आएगा डेटर्स का कलेक्शन पीरियड, वी विल डू द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन व्हाट, यू नो, बेस्ड ऑन सेल्स. ठीक है. ये भी गलत है, लेकिन इंस्टीट्यूट ऐसा करता है, इसके लिए वी विल कंटिन्यू टू डू द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सेल्स. ठीक है. चलो नाउ फ्रॉम दिस you may take 1 year as equal to what, in equal to 365 days. You are equal to calculate net operating cycle period, number of operating cycles in a year, और तीसरा कैलकुलेशन पूछा है तुम लोग अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ठीक है. टोटल बेसिस के कैश कॉस्ट बेसिस, कैश कॉस्ट. लेकिन यहाँ पे कैश कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट दोनों सेम रहेगा, क्योंकि हमें कोई भी डेप्रीशिएशन का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. ठीक है. चलो तभी इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम तुम्हारा बढ़ जाएगा. सो राइट डाउन, फर्स्ट विल बी कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. किसके अंदर? अभी ये वाले क्वेश्चन में नहीं कर सकते, लेकिन आगे क्वेश्चन में कर पाएंगे. तो फिर भी इंस्टीट्यूट क्या करता है, उसको सेल्स पे ही लेता है. सो विल कंटिन्यू टू कीप इट ऑन व्हाट, इन ऑन सेल्स. ठीक है. चलो अभी सबसे पहला लिखो कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. इसका प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं मैं, बाकी सारे प्रेजेंटेशन सेम लाइंस पे होंगे.
इधर आएगा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। अभी एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए वो जो अमाउंट्स है ना उसका एवरेज इधर ही कर देने का। सो इधर आएगा 45,000 प्लस 65,356 डिवाइडेड बाय 2। हाँ हाँ जो भी आएगा वो। उसके बाद में आरएमसी के लिए क्या लगेगा अपने को, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सो 45,000 प्लस 4 lakhs minus 65,356. This will be divided by 365 multiplied by raw material holding period. अभी बताओ एवरेज कितना है? 50, 178, 386, divided by 365 into raw material का holding period. So raw material holding period ये रॉन्ग है। $379,644 53 days। हायर साइड किया 5304 आ रहा है। देखो जीरो आएगा ना, जीरो तो तुम्हें बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो, और अगर तुम्हें 53 रखना है तो 53 भी रख सकते हो। ठीक है, अभी लिख दिया है तो रहने देते चलो इसको। लेकिन अगर 1 आ गया ना 53.1 तो उसको नेक्स्ट डे कर देना। ठीक है, जीरो है इसके लिए वी कैन टेक द डाउट, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट। चलो सेकेंड कैलकुलेशन क्या करोगे, WIP का कन्वर्जन पीरियड। सो पहले हेडिंग देना कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड कितना, 26। क्रेडिटर्स में परचेज देना, परचेज ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन के अंदर। फिफ्टी फाइव।
ये क्वेश्चन 8 मार्क का है, ये वाला जो भी कर रहे हो। इसके पहले के तीनों क्वेश्चन जो थे वो सब 5-5 मार्क के थे। एटी सिक्स आ रहा है नेट ऑपरेटिंग साइकिल। राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, स्पीड बढ़ाने का तुम लोग को। 2 एडवांटेज है उसके। क्वेश्चन 22 पे आ जाओ। देखो अभी है ना क्वेश्चन 22 में ना हमें एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 22 इज ऑल्सो लाइक क्वेश्चन नंबर 19 ओनली, जो भी हम लोग ने किया है। खाली डिफरेंस इतना है कि सब कुछ वहां पे सीओपी कैलकुलेट करके दिया था, सीओजीएस कैलकुलेट करके दिया था, ये सब कैलकुलेट करके दिया हुआ था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 21 में हमें सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी आर गिवन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। विल टेक द हेल्प ऑफ योर कॉस्ट शीट, विल टेक द हेल्प ऑफ योर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ तो सुनो इधर, सबसे पहले है ना तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर देखो ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। वी आर हैविंग 3 ओपनिंग स्टॉक्स हियर। वन इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स।
यही तीनों का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस कैन हेल्प यू टू कैलकुलेट व्हाट यू नो कैलकुलेट एवरेज स्टॉक। तो एवरेज रॉ मटेरियल, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। ओके, देन वी आर गिवन परचेजेस, वेजेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। ये सब करने के बाद अपने को ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया है। ये ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट में डाला है और पीएनएल अकाउंट में एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और फिर हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया है। खाली थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है वो, ठीक है, हाँ थोड़ा ही हुआ है। देन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द डेटर्स वेर 1,50,000, 2 lakhs। मतलब हमें डेटर का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। डेटर के ओपनिंग क्लोजिंग में से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज डेटर्स। एंड whereas the opening and closing creditors are also given to us, तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है। यू आर इक्वल टू असर्टन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। मतलब हमने जो अभी जो लास्ट जो हम लोग ने 4 क्वेश्चन किए उसमें जो वाला मेथड हमने यूज किया है वो मेथड से हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो इफ दे आस्क यू टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट इन अ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें से अपने को सब कुछ मिल जाएगा। ऊपर हेडिंग लिखो कॉस्ट स्ट्रक्चर, बट वी आर एक्चुअली राइटिंग डाउन योर कॉस्ट शीट, ठीक है। सो राइट डाउन कॉस्ट स्ट्रक्चर स्लैश करके कॉस्ट शीट भी लिख दो। चलो ये स्टार्ट होएगा फ्रॉम RMC, मतलब यू विल हैव पर्टिकुलर्स एंड यू हैव अमाउंट का 2 कॉलम्स। मेरे पर यूनिट नहीं चाहिए भाई इसमें। चलो वी विल स्टार्ट विथ raw materials consumed. We will write opening stock. What is the opening stock of raw material? We have 1,80,000. Add purchases, ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा परचेज कौन से बेसिस पे है, क्रेडिट। सो दिस इज 11 lakhs। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज हाउ मच, 2 lakhs। So this will come to 10,80,000। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वेजेस। वेजेस का अमाउंट है 3 lakhs। चलो अभी तुम्हारे कॉस्ट शीट में तो ये दोनों को ऐड करो तो प्राइम कॉस्ट होता है, इधर अपने को प्राइम कॉस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। देन हाँ लिख दिया तो लिख दिया, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ फिर आएगा प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। चलो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है 2 lakhs। फैक्ट्री कॉस्ट आता है इसमें, ठीक है। हाँ हमें इसका जरूरत नहीं है फैक्ट्री कॉस्ट का, ठीक है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे,
We will add up opening stock of work in progress, will deduct closing stock of work in progress. ठीक है, so इधर आएगा add opening stock of work in progress less closing stock of work in progress. The closing stock of work in progress is 1 lakh. This will give you cost of production. चलो ये आ जाएगा 15,40,000. फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 2,60,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. कितना है ये? 3 lakhs. So what we will get is 15 lakhs. कौन है ये 15 lakhs? Cost of goods sold. कर सकते बट वी विल हैव अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लगेगा. ये मैंने इसके लिए करवाया क्योंकि ये तुमको ऑलरेडी पता है ये चीज़, इसके लिए. ठीक है, हाँ, अलग अलग मेथड से कर सकते हैं हम लोग, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम लोग को पता है कि कॉस्ट शीट इस तरीके से बनता है, इसके लिए मैंने ये वाला फॉर्मेट यूज़ किया. अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, सीधा सेल्स माइनस क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट COGS. ठीक है, फिर रिवर्स जाके वी कैन कैलकुलेट व्हाट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करना है तो ऑलरेडी अपने को पता है. ठीक है, चलो अभी इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, एडमिन एक्सपेंसेस. नहीं बताता हूँ, क्योंकि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो टोटल कॉस्ट चाहिएगा ना अपने को, इसके लिए एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगा ना. चलो ये 15 lakhs है, 15 lakhs में ये ऐड होएगा 1,75,000. फिर आएगा यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस. सेलिंग एक्सपेंसेस है 75,000. कितना आ रहा है ये? 1,750. ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है जिसको हम लोग यहाँ पे लेंगे टोटल कॉस्ट. ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉफिट ऐड करके फिर सेलिंग प्राइस निकालना नहीं है क्योंकि दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. लेकिन एक बार चाहिए तो क्रॉस चेक कर लेना तुम लोग. व्हाट इज द प्रॉफिट इन द क्वेश्चन? वी हैव 2,50,000. तो 1,750 में 250 ऐड करेंगे तो सेल्स आना चाहिए ना 20 lakhs. तो क्वेश्चन में सेल्स है क्या 20 lakhs? यस. ठीक है, मतलब ये जो हमने किया है सब कुछ बराबर है. ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग दिस? तो RMC मिलेगा इसमें से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा और टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में ये सब कुछ अपने को दिया हुआ था. ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन बिकम सेम एज व्हाट सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा होल्डिंग पीरियड का कैलकुलेशन होएगा? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन, फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड एंड क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड. ठीक है, चलो हो जाओ शुरू. नहीं बोला है तो 365. हाँ,
ये लैपटॉप चेंज किया लगता है ना, ये हैंड राइटिंग डॉक्टर जैसा हो गया मेरा इसमें। नाइनटीन, ये रहा, इधर है देख। क्या करा? अरे दे रहे उसको, पढ़ने दे। 32। थ्री। एवरेज स्टॉक ऑफ डेटर्स पेमेंट पीरियड, ऐसे कर दे यार। अब इधर ऐसा मत बोलना, नंबर ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो सब मिक्स हो जाएगा। आईडीटी हुआ कंप्लीट तुम लोग का? आईडीटी भी ये वीक में हो जाएगा। तो बचेगा कॉस्टिंग, कॉस्टिंग भी हो जाएगा ना, एंड तक जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज कॉस्ट 1750 से करना नेटवर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन।
5 36 8 10 ढाई या 3 घंटा, मतलब 2.5 घंटा। इसका आंसर्स बोलो जरा। आराम से, मैं एवरेज स्टूडेंट है। 20 फिर 19 27 पॉइंट। चलो चलो चलो, किसका पेट है ये? चलो क्वेश्चन 23 पे आ जाओ। चलो भी, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, हो जाएगा जल्दी। लीवरेज रिवाइज किया है कि फ्राइडे को करेंगे कंटिन्यू? लीवरेज के 2 क्वेश्चंस। ठीक है, चलो देखो इधर, समरीन एंटरप्राइजेस, अच्छे से ध्यान दो, इसमें थोड़ा अलग है क्वेश्चन। समरीन एंटरप्राइजेस हैज बीन operating its manufacturing facilities till 31st of March 2017 on a single shift working। ठीक है, सिंगल शिफ्ट वर्किंग, नॉर्मली इंडिया में सिंगल शिफ्ट मतलब 8 आवर्स वर्किंग होता है। ठीक है, ये आर्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, वर्कर्स के लिए। ठीक है, देन ये जो सिंगल शिफ्ट हो रहा है उसमें अपने को एक कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर में वी आर हैविंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स 6 रुपीज, wages out of which 40% is what you know is fixed, मतलब 60% क्या हो जाएगा, वेरिएबल, टोटल इज 5 रुपीज। ओवरहेड्स दिया हुआ है, ओवरहेड्स खाली ओवरहेड्स बोला है मतलब इट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, उसमें भी 80% फिक्स्ड है तो 20% वेरिएबल। फिर हमें दिया है प्रॉफिट, और फिर अपने को लास्ट में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 इज 4,32,000। तो ये जो सेल्स है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे ना बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट 18, तो हमें यूनिट्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सो दिस विल गिव यू 24,000 यूनिट्स। तो जब भी सिंगल शिफ्ट में जब भी ये लोग का काम चल रहा था 24,000 यूनिट्स बना के 24,000 यूनिट्स ये लोग ने बेचा है। ठीक है, देन एज एट 31st of March 2017 द कंपनी हेल्ड, अपने को ये इंफॉर्मेशन दिया है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है, एंड द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स आर वैल्यूड एट व्हाट यू नो एट कॉस्ट, जो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है। सो व्हाट इज द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 इज 36,000। फिर बोला है वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है कि वर्क इन प्रोग्रेस इज गोइंग टू बी वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, मतलब कोई परसेंटेज का यहाँ पे अपने को कुछ भी यूज नहीं करना है। वर्क इन प्रोग्रेस इज गोइंग टू बी वैल्यूड एट व्हाट यू नो एट प्राइम कॉस्ट। तो ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आएगा, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड वेजेस। ठीक है, ये 2 ही चीज आएगा उसमें, राइट।
ओके देन फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट व्हाट एट टोटल कॉस्ट, और उसका भी अपने को कैलकुलेशन करके दे दिया है विच इज 72,000. फिर बोला है सन्ड्री डेटर्स, ब्रैकेट में लिखा है दैट दे आर वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस. अंडरलाइन करो, मतलब ये क्वेश्चन में डेटर्स को टोटल कॉस्ट पे वैल्यू नहीं करना है. द डेटर्स आर वैल्यूड एट व्हाट एट सेलिंग प्राइस. ठीक है, और डेटर्स का भी वैल्यू दे दिया अपने को 1,08,000. नाउ इन व्यू ऑफ द इंक्रीज मार्केट डिमांड, it is proposed to double the production by working an extra shift. मतलब अभी तक ये लोग सिंगल शिफ्ट में काम कर रहे थे, now they are going to work in work in a double shift. ठीक है, अच्छा इससे क्या होगा, तो इससे प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, राइट. व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द सिंगल शिफ्ट? 24,000. डबल शिफ्ट में काम करेंगे तो 48,000 हो जाएगा. ठीक है, it is expected that a 10% discount will be available from the suppliers of raw material in view of increased volume of business. ठीक है, तो obvious बात है कि अगर हम लोग 24,000 यूनिट से 48,000 यूनिट्स के लिए जाएंगे तो रॉ मटेरियल ज्यादा अपने को बाय करना पड़ेगा. नाउ इफ यू आर बाइंग मोर रॉ मटेरियल, तो सामने वाला जो सप्लायर है ना, वो अपने को 10% डिस्काउंट देने के लिए रेडी है. सो एज ऑफ नाउ इन सिंगल शिफ्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6 रुपीज है, तो डबल शिफ्ट में कितना हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 5.4. ठीक है, आफ्टर 10% डिस्काउंट. ठीक है, देन आगे द क्रेडिट पीरियड अलाउड टू द कस्टमर विल रिमेन अनऑल्टर्ड. ठीक है, अभी यहाँ पे हमने कितना क्रेडिट दिया है ये अपने को पता नहीं है, बट ये लोग बोल रहे हैं कि जो भी क्रेडिट हम दे रहे हैं इट इज गोइंग टू रिमेन रिमेन अनऑल्टर्ड. मतलब सिंगल शिफ्ट में जो डेटर्स कलेक्शन पीरियड है, सेम डेटर्स कलेक्शन पीरियड विल बी अप्लाइड फॉर फॉर द डबल शिफ्ट. देन क्रेडिट अवेल्ड ऑफ विल कंटिन्यू. नहीं, ऐसा मत है, ये इसमें आएगा क्रेडिट अवेल्ड ऑफ फ्रॉम द सप्लायर्स. क्रेडिट अवेल्ड ऑफ फ्रॉम द सप्लायर्स मतलब जो क्रेडिटर के पास से जो अपने को क्रेडिट मिल रहा है, द क्रेडिट अवेल्ड ऑफ फ्रॉम द सप्लायर्स विल कंटिन्यू टू रिमेन एट द प्रेजेंट लेवल, दैट इज व्हाट दैट इज 2 months. ठीक है, तो मुझे बताओ तुम्हारा जो है क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड सिंगल शिफ्ट में कितना आएगा? 2 months, और डबल शिफ्ट में भी कितना आएगा? 2 months. ओके, देन लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस will continue to remain half a month. Will continue to remain what? Half a month. मतलब सिंगल शिफ्ट में भी हाफ मंथ है, डबल शिफ्ट में भी हाफ मंथ. ठीक है, अच्छा तो लिखा नहीं है, करना क्या है? राइट डाउन. calculate the increase in the working capital calculate increase in the working capital if the double shift is implemented. मतलब देखो तुम्हारा लेवल ऑफ एक्टिविटी सिंगल शिफ्ट में कितना है? सिंगल शिफ्ट में 24,000 यूनिट्स है. ठीक है, डबल शिफ्ट में कितना हो जाएगा? 48,000. तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट सेम रहेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा. तो कितने से बढ़ जाएगा ये अपने को कैलकुलेट करके देना है. मींस यू हैव टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल हाउ मेनी टाइम्स ओवर ईयर? 2 times. पहला सिंगल शिफ्ट में, बाद में डबल शिफ्ट में. ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. ठीक है, अभी देखो मैं खाली यहाँ पे तुम लोग को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, सो द एंटायर क्वेश्चन विल इज गोइंग टू बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 parts. वन इज व्हाट सिंगल शिफ्ट, अनदर विल बी व्हाट? डबल शिफ्ट. ठीक है, सिंगल शिफ्ट में है ना तुम्हारे पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल है. ठीक है, बट व्हाट इज नॉट अवेलेबल इज रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. ये तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है. ठीक है, दूसरा तुम्हारे पास अवेलेबल है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. व्हाट इज अवेलेबल? स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. बट व्हाट इज नॉट अवेलेबल? वर्क इन प्रोसेस का कन्वर्जन पीरियड. ठीक है, देन वी आर हैविंग व्हाट वी आर हैविंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेकिन फिनिश्ड गुड्स का होल्डिंग पीरियड इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, देन यू आर ऑल्सो हैविंग व्हाट डेटर्स एट विच प्राइस? सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो हमारे पास डेटर्स का कलेक्शन पीरियड अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेटर्स के कलेक्शन पीरियड के लिए बोला है कि जो सिंगल शिफ्ट में तुम्हारा डेटर्स कलेक्शन पीरियड है, तुम्हारे डबल शिफ्ट में भी डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज गोइंग टू रिमेन व्हाट? सेम. ठीक है, फिर हमारे पास है ना क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड अवेलेबल है, लेकिन कौन सा अमाउंट अवेलेबल नहीं है? क्रेडिटर्स. सो दिस इज मिसिंग ओवर हियर. सो इफ यू हैव क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, कैन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द क्रेडिटर्स हियर?
यस, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं वैसे हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर्स का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये 4 आइटम्स अपने को दिया हुआ है, ये चारों का अगर हम लोग ने यहाँ पे टोटल कर दिया तो विल बी एबल टू कैलकुलेट द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से हमें क्रेडिटर्स कैलकुलेट करके माइनस करना है। देन यू आर हैविंग आउटस्टैंडिंग वेजेस का पीरियड तुम्हारे पास है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट मिल जाएगा। दूसरा तुम्हारे पास आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स का भी पीरियड अवेलेबल है, उससे अपने पास आ जाएगा आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। तो ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इज इट गोइंग टू बी सिंपल टू कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल फॉर द सिंगल शिफ्ट? यस, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर व्हाट, इन फॉर द सिंगल शिफ्ट, ठीक है। प्रॉब्लम सिंगल शिफ्ट का नहीं है यहाँ पे, प्रॉब्लम इज अबाउट द डबल शिफ्ट, ठीक है। तो डबल शिफ्ट में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मालूम है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, you will require raw material holding period, you will require what, raw material holding period। तो क्या करना पड़ेगा उनमें, सिंगल शिफ्ट का इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करेंगे सिंगल शिफ्ट का, और अगर कुछ भी नहीं बोला है तो हम ये सेम अप्लाई कर देंगे फॉर व्हाट, इन फॉर द डबल शिफ्ट, ठीक है। तो पहले वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड, ये सब कुछ हम अप्लाई कर देंगे फॉर व्हाट, इन फॉर द सिंगल शिफ्ट, और सिंगल शिफ्ट का वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसमें एक जगह पे अपने को डिस्कशन लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी इन वर्क इन प्रोग्रेस का कन्वर्जन पीरियड, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग डबल शिफ्ट में गए तो वर्क इन मतलब अपना जो वर्क इन प्रोग्रेस का जो कन्वर्जन पीरियड है, इट माइट रिमेन सेम और इट माइट व्हाट, इन इट माइट चेंज, ठीक है। तो ये एक पॉइंट में अपने को यहाँ पे डिस्कशन करना है। रेस्ट एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन एज इट इज इन दी व्हाट, इन द डबल शिफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कॉस्ट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो कॉस्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो भी मतलब जो भी कॉस्ट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे मैं साथ में बना रहा हूँ फॉर सिंगल शिफ्ट एज वेल एज फॉर द डबल शिफ्ट, ठीक है। सो गिव द हेडिंग एज कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर बोथ द शिफ्ट्स। So we will have particulars, single shift, how many units, 24,000. Double shift, how many units, 48,000. सिंगल शिफ्ट और डबल शिफ्ट के अंदर यू विल हैव कैलकुलेशंस एंड रुपीस, कैलकुलेशंस एंड रुपीस। एक छोटा सा मॉडिफिकेशन होएगा कॉस्ट स्ट्रक्चर में, पहले हमें प्राइम कॉस्ट भी लगेगा इसमें, ठीक है। व्हाई वी विल रिक्वायर प्राइम कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन, जो वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन किस पे हो रहा है, प्राइम कॉस्ट पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो प्रोसेस है उसके अंदर प्राइम कॉस्ट का भी कैलकुलेशन लगेगा। सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक, हाँ, तो ये साल 24,000 यूनिट्स बनाया, विच इज नथिंग बट 4 लाख, कितना दिया है, 32,000 सेल्स है, ना न्यूली स्टार्टेड बिजनेस नहीं है ये, एग्जिस्टिंग है। तो जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा वो एक क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ, चलो सबसे पहले इधर आएगा RMC, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सिंगल शिफ्ट में 24,000 इंटू क्या आएगा, इंटू 6, 1,44,000।
डबल शिफ्ट में आएगा 48,000 इंटू 5.4, 5.4 क्यों लिया समझा ना, डिस्काउंट मिल रहा है अपने को, तो 2,59,200। फिर यहां पे आएगा वेजेस, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेजेस है ना 5 रुपीज है, 5 का 60% इज वेरिएबल, मतलब 3 रुपीज इज वेरिएबल। तो वेरिएबल में इधर आएगा 24,000 इंटू 3, 72,000। फिक्स्ड में आएगा 24,000 इंटू 2, 48,000। डबल शिफ्ट में जाएंगे तो वेरिएबल तो ऑब्वियस बात है चेंज हो जाएगा, 48,000 इंटू क्या आएगा, इंटू 3, 1,44,000। ठीक है। व्हाट अबाउट द फिक्स्ड वेजेस, कुछ भी बोला नहीं है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू रिमेन व्हाट, सेम। ठीक है, तो इधर आएगा 48,000। पहले इसका टोटल ले लेना, क्योंकि हमें चाहिए यहां पे पहले प्राइम कॉस्ट। $451,200। So why we will require prime cost in this particular question, because of work in progress। चलो अभी ये प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को भी ब्रेक करना पड़ेगा इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड। इसका वेरिएबल जो है 20% है, मतलब 5 का 20% इज 1 रुपी। सो यहां पे आएगा 24,000 इंटू 1, और इधर आएगा 24,000 इंटू 4, 96,000। डबल शिफ्ट में वेरिएबल तो चेंज हो जाएगा, सो 48,000 इंटू 1, और यहां पे फिक्स्ड विल रिमेन सेम विच इज 96,000। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यही तुम्हारा टोटल कॉस्ट है। थ्री लाख 84, 595,200। क्योंकि ये हमें ये क्वेश्चन में डेटर्स को सेलिंग प्राइस से वैल्यू करना है, तो मैं इधर सेल्स भी लिख देता हूं। इधर आएगा 24,000 इंटू 18, 4,32,000। इधर आएगा 48,000 इंटू इंटू 18, 8,64,000। चलो ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर फॉर बोथ द शिफ्ट्स। ठीक है। वर्किंग कैपिटल में चाहता हूं अपन अलग अलग कैलकुलेट करें। ठीक है, मतलब सिंगल शिफ्ट का अलग से करें और डबल शिफ्ट का अलग से करें। ठीक है, तो पहले हम वर्किंग कैपिटल का जो स्टेटमेंट बनाएंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से शिफ्ट के लिए रहेगा, सिंगल शिफ्ट। ठीक है, ये हुआ। Statement showing estimation of working capital for single shift। Particulars, calculations, rupees and rupees। स्टार्ट करेंगे करंट एसेट से।
कैश का कोई बैलेंस दिया है क्या, चेक करो तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। चलो फर्स्ट आएगा इधर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, दिस इज गिवन टू अस, कितना आएगा 36,000। सेकेंड विल बी स्टॉक ऑफ WIP, this is also given to us, ये हो जाएगा 22,000। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये भी दे दिया अपने को 72,000। फोर्थ इज डेटर्स, this is also given to us 1,08,000। 2,38,000। So this 2,38,000 will be your gross working capital less current liabilities। फर्स्ट आएगा इसमें क्रेडिटर्स। चेक करो मैं क्रेडिटर्स का है ना कलेक्शन, ये अपना क्या बोलते हैं उसको, पेमेंट पीरियड ये मैं दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। सो दैट इज हाउ मेनी मंथ्स, 2 months। ठीक है, तो इसके लिए हमें लगेगा RMC 1,44,000 into 2/12 24,000। देन वी है आउटस्टैंडिंग वेजेस। अच्छा इसमें वेरिएबल और फिक्स ये दोनों का आउटस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, तो ये टोटल करोगे ना तो आएगा 1,20,000 और इसका आउटस्टैंडिंग पीरियड हाफ अ मंथ है। सो 0.5/12 5 के 6 है। फिर आएगा आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, इसका भी टोटल आई थिंक सो 1,20,000 ही है, वेरिएबल एंड फिक्स का। तो ये अभी आएगा हाफ मंथ, तो ये भी आएगा 5,000। सो दिस इज 34,000। So 2,04,000, this is net working capital। चलो सिंगल शिफ्ट का तो बहुत इजी था। चलो ये हो गया तुम्हारा सिंगल शिफ्ट का वर्किंग कैपिटल। सिंगल शिफ्ट में अपने को लगेगा 2,04,000, इतना अमाउंट ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर तुम्हें डबल शिफ्ट का वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो तुम्हारे पास क्या क्या अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोसेस का कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। तो पहले इसका कैलकुलेशन लगेगा, उसके लिए हम लोग कौन से शिफ्ट का हेल्प लेंगे, सिंगल शिफ्ट। देन जो भी आंसर आएगा उसको अप्लाई कर देंगे फॉर व्हाट इन फॉर डबल शिफ्ट। ठीक है, तो अभी हमें वर्किंग में जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट कैलकुलेशन आएगा तुम्हारा calculation of raw material holding period। stock of raw material will be equal to raw material consumed divided by, देखो बाकी इंफॉर्मेशन मंथ्स में है तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे बाय व्हाट यू नो बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। कहां से लेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो सिंगल शिफ्ट में से लेना पड़ेगा। व्हाट इज अमाउंट 36,000
सिंगल शिफ्ट में रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है? 1,44,000. This will be divided by 12 into raw material holding period. So raw material holding period is equal to 3 months. Consider same for डबल शिफ्ट. मतलब जब भी हम डबल शिफ्ट में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन करेंगे तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना लेंगे हम लोग? 3 मंथ्स. ठीक है. डबल शिफ्ट का रॉ मटेरियल कंजम्पशन अवेलेबल है, खाली ये 3 मंथ्स अपने को अप्लाई करना है यहाँ पे. ठीक है. चलो फिर सेकेंड कैलकुलेशन आएगा. कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड. उसके लिए आएगा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू, हमें वर्क इन प्रोसेस कौन से बेसिस पे कैलकुलेट करना है? प्राइम कॉस्ट पे लेना है. सो दिस विल बी इक्वल टू प्राइम कॉस्ट डिवाइडेड बाय 12 इनटू वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड. सो ये अमाउंट है 22,000. ये प्राइम कॉस्ट है 2,64,000 डिवाइडेड बाय 12 इनटू वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड. सो वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड विल बी इक्वल टू 1 month. चलो यहां तक समझा? ठीक है. नाउ यू विल नॉट राइट एनीथिंग एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट. वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड जब भी हम डबल शिफ्ट में जाएंगे, ठीक है, तो ये सेम भी हो सकता है या तो फिर ये चेंज भी हो सकता है. ठीक है. तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि डबल शिफ्ट में काम कैसे हो रहा है वो. ठीक है. सो आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया हाउ द डबल शिफ्ट कैन व्हाट कैन टेक प्लेस. तो 2 टाइप के डबल शिफ्ट पॉसिबल है. कितने टाइप के? 2 टाइप के. ठीक है. ये दोनों टाइप में से कौन सा वाला टाइप ये क्वेश्चन के लिए फिट होता है, वो पर्टिकुलर टाइप के हिसाब से आइदर विल कीप द वर्क इन प्रोसेस का पीरियड सेम और वी विल चेंज इट. ठीक है. देखो उसके लिए ना अपने को पता होना चाहिए कि पहले वर्क इन प्रोसेस जो है वो सिंगल शिफ्ट में कैसे चल रहा है और डबल शिफ्ट में कैसे चल रहा है. ठीक है. फर्स्ट आई एम गिविंग आइडिया ऑफ व्हाट ऑफ सिंगल शिफ्ट. ठीक है. सिंगल शिफ्ट में सपोज डे 1 को वर्कर 1 आता है एंड स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स. ठीक है. डे 1 को वर्कर 1 जो है वो खाली 50% काम कर पा रहा है. दैट मीन्स इज एबल टू कंप्लीट ओनली हाफ यूनिट. दैट मीन्स कितना होगा? हाफ मतलब कितना हो जाएगा? 0.5. ठीक है. मतलब एक दिन में 1 यूनिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक दिन में खाली आधा यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग होएगा. ठीक है. Then this worker will again come back on day 2. He will again come back on day 2. Same worker आएगा and he will be completing the remaining half unit. तो ऐसा करके पूरा 1 यूनिट जो है फिनिश गुड्स का रेडी हो जाएगा. ठीक है. My question is how much time it has taken to manufacture 1 unit? 2 days. ठीक है. So 1 unit has taken how many days? 2 days. ठीक है. तो ये होता है तुम्हारा वर्क इन प्रोसेस का कन्वर्जन पीरियड. ठीक है. तो सिंगल शिफ्ट में वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड इज 1 यूनिट इज टेकिंग हाउ मेनी डेज? 2 days. यहां तक समझा ये? ठीक है. अभी आएगा डबल शिफ्ट. ठीक है. तो डबल शिफ्ट में क्या होगा? डबल शिफ्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है. सो वी कैन हैव टाइप 1 डबल शिफ्ट एंड वी कैन हैव व्हाट टाइप 2 डबल शिफ्ट. ठीक है. अभी टाइप 1 का डबल शिफ्ट कैसे होएगा, टाइप 2 का कैसे होएगा, उसके हिसाब से टाइमिंग कैसा लगेगा, इसका कैलकुलेशन पूरा दे रहा हूं मैं. ठीक है. तो सपोज इन टाइप 1 वाला जो भी तुम्हारा डबल शिफ्ट है उसमें ना, उसमें डे 1 को वर्कर 1 भी आ रहा है और वर्कर 2 भी आ रहा है. ठीक है. सो वर्कर 1 एंड वर्कर 2 बोथ आर कमिंग व्हाट कमिंग टूगेदर. ठीक है. ये दोनों आएंगे और दोनों अलग अलग यूनिट के ऊपर अपना काम चालू कर देंगे. ठीक है. वर्कर 1 विल बी वर्किंग ऑन 1 यूनिट जो 50% कंप्लीट करके चला जाएगा. ठीक है.
वर्कर 2 भी क्या करेगा मालूम है, दूसरे यूनिट पे काम करेगा एंड ही विल ऑल्सो बी कंप्लीटिंग इट व्हाट यू नो 50%, ठीक है। फिर डे 1 को दोनों अपने अपने घर जाएंगे, दूसरे दिन को आएंगे। सो डे 2 को वर्कर 1 आ रहा है, वर्कर 2 भी आ रहा है, ठीक है। वर्कर 1 क्या करेगा, ये रिमेनिंग हाफ यूनिट को कंप्लीट कर देगा। वर्कर 2 भी क्या करेगा, रिमेनिंग हाफ यूनिट को कंप्लीट कर देगा। तो क्या होगा मालूम है, 2 दिन के एंड पे तुम्हारा प्रोडक्शन डबल हो गया। नहीं समझाइए, तुम्हारा प्रोडक्शन डबल हो गया ना, क्योंकि फर्स्ट वर्कर ने 1 यूनिट बना लिया और दूसरे वर्कर ने भी 1 यूनिट बनाया। पहले 2 दिन में 1 ही यूनिट बन रहा था खाली, क्योंकि अभी अपने को प्रोडक्शन डबल करना है, अभी 2 दिन में 2 यूनिट रेडी हो गया, ठीक है। अगेन माय क्वेश्चन इज 1 यूनिट हैज टेकन हाउ मच टाइम टू कंप्लीट है। 1 यूनिट बनाने को टाइम कितना लगा है, तो 2 दिन ही लगा है। वर्कर 1 को 2 दिन लगा, वर्कर 2 को भी 2 दिन लगा है। सो व्हाट इज योर वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। मतलब 1 यूनिट को बनाने का टाइम चेंज हुआ कि टाइम सेम है, यहाँ पे सेम है। सो यहाँ पे क्या होगा मालूम है, अगेन 1 यूनिट विल टेक हाउ मेनी डेज, 2 डेज। लेकिन क्योंकि 2 वर्कर काम कर रहे हैं, तुम्हारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा मालूम है, डबल हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ सिंगल शिफ्ट में व्हाट इज अ वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड, 2 डेज। डबल शिफ्ट में यहाँ पे टाइप 1 में व्हाट इज योर वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड, 2 डेज। तो मुझे बताओ वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड ये टाइप में चेंज हुआ कि इट इज सेम ओनली, सेम ही है, बराबर है। दैट मीन्स वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड ये टाइप का डबल शिफ्ट में इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज गोइंग टू रिमेन व्हाट इन रिमेन सेम। टाइम टेकन टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट का मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अभी टाइप 2 में देखो क्या होएगा। टाइप 2 में है ना, डे 1 को पहले खाली वर्कर 1 आएगा। पहले कौन आएगा, खाली वर्कर 1। वो 8 घंटा काम करेगा, ही विल कंप्लीट व्हाट यू नो कंप्लीट हाफ यूनिट, ठीक है। फिर वर्कर 1 जाएगा, उसके बाद में वर्कर 2 आएगा, ठीक है। ये भी तो तुम्हारा डबल शिफ्ट हो जाएगा। सो डे 1 कोई है ना, डे 1 कोई, अभी वर्कर 2 आएगा एंड ही विल बी कंप्लीटिंग दिस व्हाट यू नो कंप्लीटिंग दिस हाफ यूनिट, ठीक है। ये हो गया डे 1 का स्टोरी। अभी डे 2 को क्या होएगा, डे 2 को पहले कौन आएगा, वर्कर 1। वापस वो एक नया यूनिट पे काम करेगा, 50% कंप्लीट करेगा, घर पे जाएगा। फिर दूसरा वर्कर आएगा। सो दैट इज व्हाट यू नो, दैट इज वर्कर 2, ही विल बी कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 दिन के एंड पे कितना यूनिट तुम्हारे पास अवेलेबल है, 2 यूनिट, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन तो तुम्हारा डबल हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 1 यूनिट को बनाने का टाइम कितना लगा है, 1 day. Now only what in only 1 day. So your work in progress conversion period is same, or work in progress conversion period has changed. It has got reduced by 50%. It has got reduced by what you know, by 50%. पहले तुमको ये वाला एग्जाम्पल समझा है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन में what is a better assumption, टाइप 1 वाला डबल शिफ्ट बेटर assumption है कि टाइप 2 वाला डबल शिफ्ट इज अ बेटर assumption? टाइप 1 के टाइप 2? अच्छा, टाइप 1 कितने जन बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं उसका आंसर देना पड़ेगा, तो हाथ नीचे हो गया। और हाँ, क्योंकि वो क्यों अज्यूम कर रहे हो तुम लोग, उसका एक रीजन है यहाँ पे, ठीक है। व्हाई आर यू अज्यूमिंग टाइप 1? एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। देख, अभी तूने क्वेश्चन किया, तूने ही उसका आंसर भी दिया है। देखो मुझे बताओ यहाँ पे कौन से डबल शिफ्ट में कॉस्ट बढ़ने का चांसेस है, टाइप 1 में कि टाइप 2 में? अरे 1 में चांसेस है, क्योंकि 2 वर्कर एक साथ में आ रहे हैं यहाँ पे, बराबर है। सो क्या होगा मालूम है, कॉस्ट मतलब मैं यहाँ पे कौन से कॉस्ट का बात कर रहा हूँ मालूम है, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तुम्हारा। फिक्स कॉस्ट जो है वो कौन से सिचुएशन में, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो एनीवेज वो इंक्रीज होने वाला है, बराबर है। तो फिक्स कॉस्ट कौन से टाइप के डबल शिफ्ट में इंक्रीज होने का चांसेस है मालूम है, टाइप 1। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वर्कर 2 को काम करने का जगह नहीं है। इन दैट केस वी मे हैव टू बाय व्हाट यू नो बाय, और वी मे हैव टू रेंट आउट सम एक्स्ट्रा स्पेस। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा फिक्स कॉस्ट माइट इंक्रीज, फिक्स कॉस्ट माइट इंक्रीज। लेकिन टाइप 2 में क्या होएगा मालूम है, जो जगह पे वर्कर 1 काम कर रहा था वही जगह पे वर्कर 2 काम करेगा, तो यहां पे जो है फिक्स कॉस्ट बढ़ने का चांसेस नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ है कि फिक्स कॉस्ट सेम है? सेम है। सो व्हाट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन, टाइप 1 के टाइप 2? टाइप 2, क्योंकि टाइप 2 में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फिक्स कॉस्ट तुम्हारा चेंज नहीं होएगा, ठीक है।
देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टाइप 1 में फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा हो भी सकता है कि टाइप 1 में भी इंक्रीज ना हो, ठीक है, लेकिन टाइप 2 में तो इंक्रीज नहीं होएगा, क्योंकि सेम जगह पे क्या हो रहा है मालूम है, सेम जगह पे दोनों वर्कर्स क्या करेंगे, अपना अपना काम करके चले जाएंगे, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द इंक्रीज इन व्हाट यू नो इंक्रीज इन द फिक्स्ड कॉस्ट, और क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हुआ नहीं है, ठीक है। टाइप 1 में मैं बोल रहा हूं पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि फिक्स्ड कॉस्ट माइट व्हाट यू नो माइट इंक्रीज, ठीक है, लेकिन टाइप 2 में तो इंक्रीज होएगा ही नहीं, सेम ही जगह पे दोनों वर्कर अपना अपना काम करके चले जाएंगे, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन दी व्हाट यू नो इन द फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सो जो टाइप 1 है यहां पे मैं लिख रहा हूं दैट फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीज, लेकिन टाइप 2 में क्या होएगा, फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट इंक्रीज। अब मुझे बताओ यहां पे ये क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट बड़ा है कि फिक्स्ड कॉस्ट सेम है तुम्हारा, सेम, तो मुझे बताओ कि कौन सा वाला डबल शिफ्ट अपने को यूज करना चाहिए, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, सेकंड वाला, ठीक है। अगर हम सेकंड वाला यूज करेंगे ना तो अपना वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड जो है ना वो रेड्यूस हो जाएगा, कितने परसेंट से रेड्यूस हो जाएगा, 50%, ठीक है। तो जो हमने यहां पे निकाला है ना वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड 1 मंथ का, ठीक है, सो विल गेट reduced in double shift by 50%. So what will be work in process conversion period over here, 0.5 months. तो जब ये हम कैलकुलेट करेंगे डबल शिफ्ट का वर्क इन प्रोग्रेस का कैलकुलेशन, तो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड कितना रहेगा, 0.5 मंथ्स का रहेगा, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन? हाँ, अभी इसमें से क्या कॉपी करना है बताओ, तो पूरा एग्जाम्पल चाहिए। अच्छा पहले ये वाला तो लिख लो यहाँ पे, विल गेट रेड्यूस्ड बाय, नहीं, विल गेट रेड्यूस्ड इन डबल शिफ्ट बाय 50%, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। व्हाट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन वो मैं तुमको बता रहा हूं। क्या नहीं, इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि तुम वो बताओ, वो लोग डायरेक्टली लिख देते उधर कि इट विल गेट रिड्यूस बाय 50%। अभी वो कैसे 50% वो लोग ने लिया है वो मैंने एग्जांपल से तुम लोग एक्सप्लेन किया है कि कैसे 50% होएगा। अच्छा 50% क्यों लिया मालूम है, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्शन डबल हो रहा है, डबल, इसके लिए 50% लिया। सपोज अगर ये तुम्हारा प्रोडक्शन 3 टाइम्स होता था तो 33.33% लेना पड़ता था, 1/3, हाँ वैसा होएगा। will get reduced in double shift by 50%. So work in progress conversion period will be 0.5 months. ये हुआ नहीं है कॉस्टिंग में डबल शिफ्ट वाला ऐसा कुछ, लेबर हो गया रहेगा उसमें, ये था क्या डबल शिफ्ट, वो पूछ रहा हूँ मैं, नहीं था। अच्छा हाँ 1/3 हो जाएगा, 4 टाइम्स होएगा तो 1/4 हो जाएगा। चलो तो डबल शिफ्ट का कंक्लूजन क्या है, सुनो, वर्क इन प्रोग्रेस का, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड में रिमेन सेम और इट कैन व्हाट यू नो इट कैन चेंज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम लोग चेंज कर रहे हैं बिकॉज दैट इज अ बेटर अजम्पशन। तुमने 1 मंथ लेके किया, स्टिल द आंसर विल बी व्हाट इन आंसर विल बी करेक्ट ओनली, ठीक है, बट आई थिंक 50% का रिडक्शन इज अ बेटर अजम्पशन बिकॉज व्हाट इज नॉट चेंजिंग इन द क्वेश्चन इज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट इज व्हाट यू नो इज सेम। हो गया है, नोट डाउन कर लिया। चलो तो तीसरा कैलकुलेशन पे आ जाओ फिर। कैलकुलेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड, इसमें आएगा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू, क्या बोला है क्वेश्चन में, फिनिश्ड गुड्स किस पे वैल्यू हो रहा है, टोटल कॉस्ट पे है, सो इधर आएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 12 इंटू फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड।
स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 72,000 है। टोटल कॉस्ट कितना चेक करो, 3,84,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड 2.25 मंथ्स आएगा। सो फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड इज 2.25 मंथ्स। चलो कंसिडर सेम फॉर व्हाट यू नो फॉर डबल शिफ्ट। इधर आएगा कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर्स आर इक्वल टू, चलो क्वेश्चन में बोला है डेटर्स आर वैल्यूड एट विच प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो सेल्स डिवाइडेड बाय 12 इंटू डेटर्स कलेक्शन पीरियड। $1,08,000 इज इक्वल टू सेल्स कितना था, 4,32,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू डेटर्स कलेक्शन पीरियड। कितना 3 मंथ्स आ रहा है, 3 मंथ्स। कंसिडर सेम फॉर डबल शिफ्ट। ये कितना है, 259,200 था ना। स्टॉक होल्डिंग पीरियड कितना है, जो तुम लोग कर रहे हो। मुझे फाइनल आंसर याद है। આવી ગયો ને। $354 आंसर आएगा। हाँ, उसके बाद फाइनल आंसर जो है दैट इज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 354 माइनस 2,04, फाइनल आंसर इज 1,50,000। हाँ, तो ये लिखना, इसको भूलना नहीं, ठीक है। चलो अभी अपना बचा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेकेंड पार्ट, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज होगा, ठीक है। दैट इज सी ए फाइनल का चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में आता है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। उसका एक पार्ट जो है वो मॉड्यूल में 4 क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत उसमें से करेंगे। अभी तक एक ही बार इंस्टीट्यूट ने उसमें से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सो वी शुड नो द बेसिक्स।
तो विल बी डूइंग द बेसिक्स। और तुम्हारा मेरे ख्याल से लीवरेज का 2 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। सो क्या तुम लोग को ये करवाया था, क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल लीवरेज व्हेन देयर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसका फॉर्मूला हुआ है तुम्हारा? फाइनेंशियल लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर करवाया था, ठीक है। मतलब वो सबका नहीं हुआ है ना, कि सबका हुआ है, ठीक है। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, सर ने उसके अंदर करवाया था, मैं डायरेक्टली लीवरेज में ही करवाता हूँ। सो व्हाट वी हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला विथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तुम लोग ने जो किया दैट इज स्टिल विदाउट व्हाट यू नो, विदाउट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो 2 क्वेश्चन बचे ना उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है। तो वो अपना हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, और उसके बाद में 1.5 घंटा अपने को लगेगा फॉर द सेकेंड पार्ट। तो ऐसा 2.5 आवर्स में विल बी एबल टू कंप्लीट इट, ठीक है। चलो, सो वी आर डन फॉर टुडे।